एकच झालं काहीतरी. Hello, good morning all of you. गुड मॉर्निंग मैम। ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? जी। ओके ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। और कोई जुड़ना चाहता है? बाकी के लोग कहाँ गए? आज 5 ही लोग हैं, 5 में 4 ही है। कहाँ चले गए बाकी के लोग? कहाँ तक आए थे, याद कीजिए। लेखन विषयक विचार, प्रेरणा तथा प्रभाव। अच्छा, यहाँ तक है ना। ये काव्य चोर वाली बातें बताई थी। प्रेरणा स्रोत उनके वी.स. खांडेकर जो मराठी के हैं, और हिंदी के प्रेमचंद जी। यहाँ तक हम लोग आए थे, ठीक है। इसके बाद में एक परिच्छेद हमारा बाकी है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिव्यू में ले लेते हैं। तो शंकरपूर्ण तांबेकर जी, चूंकि वह विद्यार्थी जीवन से ही लेखन और वाचन में रुचि रखते थे, जैसे ही वो उन्होंने कुंभ प्रदेश कुंभराज के विदिशा में पढ़ रहे थे, उस समय में नवा काल जो मराठी का समाचार पत्र निकलता था, मराठी की मासिक पत्रिका किर्लोस्कर पढ़कर उनकी पढ़ने में रुचि और भी बढ़ने लगी थी। पूरी तांबेकर जी लिखते हैं कि लिखने के पीछे की मूल भावना अभिव्यक्ति है, और उस अभिव्यक्ति की जो अच्छे बुरे की प्रतिक्रिया स्वरूप मनुष्य में होती है, ऐसे वैसे नहीं, विलक्षण अच्छे बुरे प्रतिक्रिया का स्वरूप। अब देखिएगा कि जब मनुष्य के लेन देन की बात चलती है, अच्छे बुरे की प्रतिक्रिया की बात चलती है, तो कहीं ना कहीं यह मनुष्य अपने विचारों के साथ अपने समाज की अभिव्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है। सन 1939 से 1941 तक पूर्ण तांबेकर जी स्कूल मैगजीन के लिए छोटी मोटी रचनाएं लिखते थे, और वे स्वयं कहते हैं कि मुझे याद है जब मैं 9वीं कक्षा में था, तब मराठी में एक कथा लिखी थी, काव्य चोर, और मुंबई का प्रतोड़ पत्रिका में वो छप गई थी। तब मैं लिख सकता हूँ, इस बात का मुझे विश्वास हो गया। देखिए, इसके पूर्व हमने आपको चित्रा मुद्गल जी की साक्षात्कार के बारे में बात कही थी कि किस प्रकार से कोई भी साहित्यकार पहली रचना लिखते समय उसे एहसास होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ लिख सकता हूँ। आप में से कितने लोगों ने अब तक आर्टिकल लिखे हुए हैं, क्या हम जान सकते हैं? किसी भी प्रकार का आर्टिकल हो, चाहे वो हमारा शारदीय का ही आर्टिकल क्यों न हो, कितने लोगों ने लिखा हुआ है अब तक? जो भी लिखा है। जी मैम, मैंने लिखा है, विद्या। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। विद्या जी, आपने लिखा हुआ है, तो क्या आप और लिख सकती हो? जी। देखिए, एक बार लिखा, एक बार लिखने का, एक बार पढ़ने का चस्का यदि हम लोगों को लग जाता है ना दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, लिखने का भी एक मूड होता है, लिखने का भी चस्का होता है जब हम लोग राइटिंग करते हैं उस समय में। जैसे कि समय सरगम इस उपन्यास में आप लोग देख चुके हैं कि एक मेन पात्र है, एक मेन कैरेक्टर है, जो वह ये समझते हैं कि यह परिवार में बाधा है, तो मैं लिख नहीं पाऊंगी परिवार के कारण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोच उनकी है। लेकिन परिवार में रहते हुए भी यदि हम परिवार की धरोहर को समझ रहे हैं, तो जब तक हम परिवार को नहीं आत्मसात करेंगे, तब तक विश्व धर्म की बातें कैसे आत्मसात कर पाएंगे?
है ना। तो यहाँ पर भी हमें लिखने की प्रेरणा जो है, तो एकमात्र लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो नवाकार और किर्लोस्कर पढ़कर उनको लिखने में और पढ़ने में अधिक रुचि बढ़ने लगी थी। और पुण्य जी को मराठी साहित्य में बहुत अच्छा लगता था। मराठी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकार वी.स. खांडेकर जी, वे भी उनके प्रशंसक रहे। और साहित्य के प्रेरणा सूत्र के बारे में उनका कहना है कि खांडेकर जी मेरे मराठी लेखन के प्रेरणा स्रोत है, और हिंदी में प्रेमचंद। अब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से आती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि आप किस तरीके का लिख रहे हो, है ना, और कहाँ से लिख रहे हो, मतलब किस प्रकार से लिखते हो, ये महत्वपूर्ण होता है उतना ही जितना आपको मोटिवेशंस मिलता है। यदि आपको प्रेमचंद जी के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है, या प्रेमचंद जी का साहित्य आपको मोटिवेट करता है, निश्चित ही तौर पर आपके साहित्य का सृजन करने की जो शक्ति है, जो साहस आप में आता है, वो वैसा ही होगा। यहाँ तक हम आए थे। तो आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी को मराठी साहित्यकार, कौन से मराठी साहित्यकार से वो प्रेरित थे, और हिंदी के थे तो हिंदी के कौन से साहित्यकार से वो प्रेरित थे। फिर आपको ऑप्शंस अलग अलग प्रकार से दिए जा सकते। क्लियर हुआ? कौन से हैं मराठी के साहित्यकार, याद कीजिए। मराठी के कौन से साहित्यकार से वो अधिक जानकारी रखते थे, कौन से साहित्यकार से वो प्रेरित थे? वी.स. खांडेकर। और हिंदी के? प्रेमचंद। वेरी गुड। शंकर पुणतांबेकर जी की आरंभिक कहानियां सरिता, मुक्ता, कहानी आदि पत्रिकाओं में छपती थी। दोस्तों, हम उस जमाने की बात करते हैं कि स्वतंत्रता मिली थी, और स्वतंत्रता मिलने से पहले भी हम लोग आमतौर पर लिख नहीं पाते थे। आपको पता होगा, यदि हम लोग लिखते थे तो तुरंत उन साहित्यकारों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। बस ऐसा हुआ कि जब वो लिखा करते थे शंकर पुणतांबेकर जी, तो आरंभिक कहानियां लिखने का प्रारूप उनका जो था वो पत्र पत्रिकाओं का दौर था। कली की तासिका में हमने आपको कहा था कि पत्र पत्रिकाओं पर जो वर्कशॉप, शोध वाचन स्पर्धा वहां पर हुई थी, आयोजित की गई थी, और वहां पर अंतिम समय में हम उनसे मिल पाए थे। उसके बाद कोई मौका नहीं आया, कोई अवसर ही नहीं मिला जिस कारण हम उनसे बात कर पाए। बस वही अवसर था कि जिस अवसर के उपरांत हम उनसे मिल नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। तो शंकर पुणतांबेकर जी की जो आरंभिक कहानियां थी, वह सरिता, मुक्ता और कहानी इस पत्रिकाओं में छपती थी। उनकी बंगला और कुत्ते कहानी सरिता में छपी है। सरिता मई 1958 में प्रकाशित रचना तमाशा से उन्होंने हिंदी के व्यंग्य क्षेत्र में प्रवेश किया। मतलब ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि उनका जो व्यंग्य क्षेत्र है, तो उनका व्यंग्य क्षेत्र का निर्माण कब और कहाँ से हुआ। तो उनकी प्रकाशित जो सरिता में छपी थी 19 मई 1958 में, तमाशा, यह व्यंग्यात्मक रचना, उसके साथ उन्होंने प्रवेश कर लिया। वे लिखने को कर्म और सोच को धर्म मानने वाले साहित्यकार थे। देखिए, लिखने को कर्म मानना मतलब, मैं जिस प्रकार से प्रेमचंद जी को याद करते हैं ना, तो प्रेमचंद जी का कथन क्या है देखिएगा। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी मजदूर बिना काम किए उसे रोटी नसीब नहीं होती, उसे पैसे नहीं दिए जाते, बेगार नहीं दिया जाता, ठीक उसी प्रकार एक लेखक का परम कर्तव्य होता है कि वो जब वो लिखता है तो लिखने के बाद ही उसे अपना खाना नसीब होना चाहिए। देखिएगा, बस उन्हीं के मोटिवेशन से प्रेरित होते हुए किस प्रकार से डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी का कथन है कि वे लिखने को अपना कर्म मानते हैं और सोच को अपना धर्म मानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दो शब्द आपको, दो वाक्य आपको बता दिए बेटा। दो वाक्यों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत रखिए। यदा यदा ही धर्म से, आपका धर्म क्या है? एक लेखक होने के नाते मेरा धर्म होता है सोचना, और सोचने के लिए मजबूर हो जाना। और जब हम सोचते नहीं है तब हम लिखते नहीं है ना। तो लिखना मेरा कर्म है और सोचना मेरा धर्म है, ऐसे मानने वाले शंकर पुणतांबेकर जी थे। सृजन धर्मिता के लिए शंकर पुणतांबेकर जी स्वयं को समर्पित कर चुके थे। हमने आपको बता दिया कि उनके देहावसान के
2 या 3 साल पहले की बात है, तब तक वो लगातार किसी न किसी माध्यम से उन सभी समारोह में संगठित होकर कार्य करते थे। वो बोलते नहीं थे, लेकिन जहाँ पर नए सृजनकर्ता आते थे, नए लोग आते थे, हमारे जैसे नए साहित्यकारों का निर्माण उस जगह पर, नए राइटर का निर्माण, रचनाकारों का निर्माण हुआ करता था, तो हमारे जैसे नए रचनाकारों को उन्होंने सुना, उन्हें आत्मसात किया। मतलब इतना साहस भी होना चाहिए कि आज के बच्चों को सुन पाए। अदरवाइज हम लोग सुनेराम बन नहीं सकते। जो लोग बोलते हैं, वास्तविकता है, रियलिटी है कि जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनकी लिखने में, जिनकी बोलने में कमांड होती है ना, वो लोग किसी को सुन नहीं सकते हैं। और देखिए, डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी का कथन कितना प्यारा है, कितना मार्मिक है कि वो लोगों को सुनते थे, हमारे जैसे नव साहित्यकार को वो अपनाते थे। हमारी गलतियों को बाद में कॉल किया और पूछा तो बता सकते थे। इतना बड़ा साहस भी होना चाहिए, इतनी बड़ी शक्ति भी होनी चाहिए, इतना बड़ा दिल होना चाहिए। और ये बड़ा दिल रखने वाले शंकर पुणतांबेकर जी अपने आप को, स्वयं को सृजन धर्मिता के रूप में पूरा जीवन समर्पित कर चुके थे। उनकी लेखनी उनकी लेखनी जीवन के उज्जवल पक्ष का समर्थन करती है। आपने देखा होगा, उनकी हर लेखनी के माध्यम से, मत पढ़िएगा और कुछ, आपने एक गोप कक्ष को पढ़ा होगा, किस प्रकार से वह जीवन के उज्जवल पक्ष को समर्थित करते हुए दिखाई देती। वो राधा, जिस राधा को रोने के सिवाय और कुछ ना आता था, बस उस राधा का नया प्रारूप हम सबके सामने दिखाने का प्रयास व्यंकार ने कर दिया। डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी ने विलोल के अहंकार को, विलोल के चंचल भावात्मकता को किस तरीके से अंतिम मोड़ में श्री कृष्ण की शरण में जाने का प्रयास किया। और यही तो है कि लेखनी जब उज्जवल पक्ष को धारण करती है, लेखनी जब शरणागति को धारण करती है, लेखनी जब सरेंडर को स्थान प्राप्त करते, समर्पित डिवोशन को प्राप्त कर देती है, तो वह लेखनी सफल हो जाती है। और वही कार्य हमारे डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी के लेखनी से हुआ। शंकर जी टॉलस्टॉय और मैक्सिम गोर्की के भी प्रशंसक हैं। पुणतांबेकर जी लेखन विषय के संबंध में कहते हैं, लेखन करते हुए मुझ में नित्य प्रश्न उठता, पहले ही कितनी कुछ लिखा हुआ होते हुए भी हम क्यों और लिखते हैं। देखिए, बहुत कुछ होता है साहित्यकार के पास। विद्या जी ने एक रचना लिखी है, लेकिन ऐसा लगता है आप में से यदि कोई साहित्यकार बनना चाहता है, कोई रचनाकार बनना चाहता है, कोई कहानीकार बनना चाहता है, कोई कविता कविता भी है हमारे बीच में, यदि आप लोग कविता कर सकते हैं, कविता कविता को कविता को करना, कविता को लिखना, कविता का निर्माण करना बहुत डेडिकेटेड है। आई डोंट नो, बट नहीं भाता है, नहीं, मतलब हमारी लेखनी नहीं चलती। किसी और की बात नहीं कर रहे, हम खुद की बात कर रहे हैं कि कविता को परिमार्जित करना आसान काम नहीं है। और जो लोग कविता कर सकते हैं, सही में वो सच्चे साहित्यकार है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये कहने में कुछ परेशानी होनी चाहिए। आत्मसात करने में तो कविता बहुत टेढ़ी खीर है, मेरे लिए टेढ़ी खीर है। लेकिन जो लोग कार्य करते हैं, जैसे टॉलस्टॉय के विषय में या गोर्की के विषय में भी उन्होंने कहा, और लेखन कार्य के संदर्भ में डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी का मानना है कि हम लोग तो लिखते जाते, राइटिंग हमारा होता है, फिर भी हम लोग क्यों लिखते जाते हैं। लेखन की आकृति सॉरी लेखन की आकृति कितनी निजी है, कितनी सामाजिक है। निजी से तात्पर्य अपनेपन से, है ना। लेखन की आकृति कितनी निजी है और कितनी सामाजिक है, प्रश्न चिन्ह कर दिया। एक और तो हम अपने लिए लिखते हैं, अपने व्यक्तित्व को गठित करने के लिए लिखते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए लिखते हैं, और दूसरी जगह पर उसे सामाजिक बना देते हैं, है ना। कि पात्र ऐसा था, एक पात्र वैसा था, एक्चुअल में देखा जाए तो हम अपने व्यक्तित्व को उस जगह पर रखते हैं। लेकिन जब वो कृति सामाजिक बन जाती है, तो सामाजिक तौर पर ही क्यों न हो, उस व्यक्तित्व में एक नया निखार आ जाता है। भारतीय आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर बहुत कुछ लिखा। अभी भी काव्य की बात की, मम्मट ने बताया, ये सब कुछ आप काव्य शास्त्र के लेक्चर्स में देख चुके हो। यश, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अशुभ निवारण, उच्च आनंद और कांता सम्मित उपदेश। यश प्राप्ति के लिए हम लोग लिखते हैं। देखिएगा कि मम्मट के इस कथन से अवगत होते हुए भी मुझ में प्रश्न उठता था
कि हम लोग क्यों लिखते हैं। तो लिखने के पीछे हमारा प्रयोजन होता है, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। आप यहाँ पर आए, आपका कुछ प्रयोजन था, हम यहाँ पर जुड़े, इस ऑनलाइन पेंडॉल में हम लोग सब जुड़ते हैं डेली, हमारा एक प्रयोजन है, आपका निश्चित तौर पर एक प्रयोजन। व्हाट इज प्रयोजन, क्या है ये प्रयोजन, क्या है ये कारण, क्या है ये रीजन, हम लोग क्यों जुड़ते हैं। पहली चीज तो है कि आपको अध्ययन करना है और हमें अध्यापन करना है। दो रीजन क्लीन होते हैं, आपके सामने आते हैं। कौन से दो रीजन है, पहला रीजन तो आपको अध्ययन करना है, आपको जानकारी लेना है, और दूसरा हमारा रीजन है कि आपको अध्यापन की शैली में प्रवृत्त करना है, आपको पढ़ाने के लिए प्रवृत्त करना है। ओके, तो मम्मट जी जो है, तो मम्मट जी का काव्य प्रयोजन कितना सफलदायी था। उन्होंने पहला बताया यश, मनुष्य यश के लिए कुछ सब कुछ करता है, मुझे यश की प्राप्ति होनी चाहिए, है ना, मतलब हमारा नाम होना चाहिए, हमारी कीर्ति होनी चाहिए। और अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति से तात्पर्य पैसों से लिया जाता है कि हमें पैसे मिलते हैं जब हम लोग लिखते हैं। प्राचीन काल में बिहारी जब एक ही दोहा लिखवा देते थे तो उनको ढेर सारी अशर्फियां मिलती थी, न जाने कितनी जमीन उनको जायदाद के तौर पर मिलती थी। तो इस प्रकार से अर्थ की प्राप्ति। और व्यवहार ज्ञान, जब व्यवहार ज्ञान की बात करते हैं तो हमें काव्य को जब हम लोग लिखते हैं, किसी भी रचना को जब हम लोग लिखते हैं तो हमारे व्यवहार में नया सुधार आता है, नया ज्ञान आता है। अशुभ निवारण, देखिएगा कि जब हम तुलसीदास जी के श्री रामचरित मानस को पढ़ते हैं, है ना, तो क्या हम इस व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं। ये प्रश्न करने पर उनकी जो चौपाइया है आपको पूरा आनंद देगी, आपको अशुभ निवारण की ओर ले जाएगी। इतना ही नहीं तो रोग निवारण भी आपको उन चौपाइयों से हो सकता है। उच्च आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति करना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन जब हम अपना काव्य देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसका सृजन करते हैं तो हमें उच्च आनंद की प्राप्ति होती है। और कांता सम्मित उपदेश, कांता से तात्पर्य पति से है, पत्नी से है। और पत्नी का क्या संदेश होता है, उसे भी 3 रूपों में बांटा गया है। एक पत्नी होती है जो अपने पति को संदेश देती है, एक पत्नी होती है अपने बेटे को संदेश देती है, और एक पत्नी होती है अपने प्रभु को संदेश देती है। तो कांता सम्मित उपदेश यह भी काव्य के प्रयोजन के तौर पर आता है। तो मम्मट के इस कथन से अवगत होते हुए भी मुझ में यह प्रश्न उठता था, इससे तो सारे लोग अवगत हैं कि क्यों कर हम लोग लिखते हैं, और जब लिखते हैं, लिखने का प्रयोजन यदि हमारे सामने होता है तो भी यह प्रश्न निश्चित तौर पर हमारे सामने आता क्यों है। मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर इसमें विद्यमान है। अशुभ निवारण और उपदेश लेखक के सामाजिक प्रयोजन तो शेष निजी। पूर्ण तांबेकर जी का मानना है, आज साहित्य का सृजन यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि आज के दौर में यदि हम लोग देखें, आज की दुनिया में यदि हम लोग लिखने के शैली को देखें या साहित्य सृजन की प्रेरणा के तौर पर देखें, प्रयोजन के तौर पर देखें, तो क्या है कि यश को प्राप्त करना और अर्थ प्राप्ति करना, मतलब 2 रीजन हमारे सामने आते हैं। और ये 2 रीजन को मानते हुए भी यदि हम लोग राइटिंग करते हैं तो बढ़िया होगा। देखिएगा, एक लॉकडाउन के कारण हम लोग मिल नहीं पाते हैं, अदरवाइज आपसे अब तक न जाने कितनी रचनाओं का निर्माण कर पाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि फिल्म का निर्माण प्रोड्यूसर करता है, लेकिन प्रोड्यूसर अपना दिमाग नहीं चलाता है, उसके पीठ पीछे हमारे जैसे नव युवक, नव साहित्यकार ही छिपे रहते हैं। आपकी जो रचनाएं हैं, जो कविता होगी, जो कहानियां होगी, उन्हीं कहानियों से फिल्मों का निर्माण बनता है ना। तो कहानियों का निर्माण करने के पीछे कारण क्या हो सकता है। पहली चीज तो यह है कि आपको आपका साहित्य सृजन करने की एक शक्ति मिलेगी, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप अपने विचारों को वहां पर रख सकते हो। और सेकेंडली, जब आप अपनी रचनाओं को लिखते हो, है ना, और उसे लिखने के बाद छोड़ देते हो, या शारदीय जैसे हमारे जो निकलता है पत्रिका, उस पत्रिकाओं में आप छपवा देते हो। लेकिन जब ढेर सारी कहानियां आपकी तैयार होती है और एकाध कहानी हम प्रोड्यूसर को भिजवाते हैं, तो प्रोड्यूसर उस कहानी को
कहानी के लिए आपको ढेर सारे पैसे देते हैं, आपको पता होगा। और नहीं पता है तो आप लोग देखिएगा कि हमारा मास मीडिया सेक्शन हमारे कॉलेज का कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज में है। मतलब पूरे खानदेश एरिया में यदि हम लोग ढूंढते हैं तो ऐसा महाविद्यालय कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत भाग्यशाली है हम सभी लोग कि बहुत अच्छे महाविद्यालय में हमारी एंट्री हुई है, आपकी भी और हमारी भी। और हमारा मास मीडिया उसके लिए बहुत कुछ प्रयास करता है, न जाने कितने प्रोग्राम रखवाता है, कि न जाने कितने लोगों को वो चांस देता है आगे बढ़ने का। एक लड़की का एक आया था अभी कि जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनी। तो आप लोगों को भी एक गुजारिश करते हैं बेटा कि आप हिंदी के छात्र होने के नाते आप कुछ रचनाओं को तो लिखिए। जो भी रचनाओं का जिस भी प्रकार का सृजन कार्य आपसे बनेगा, और हो सकता है कि वो प्रोड्यूसर को हम लोग प्रोड्यूस कर पाए, और उस प्रोड्यूसर ने यदि हमारी उस कहानी को सिलेक्ट कर लिया तो ढेर सारे पैसों के हकदार केवल आप लोग हो गए, क्योंकि वो कहानी छपेगी आपके नाम पर, वो कहानी प्रस्तुत होगी आपके नाम पर। और यदि आपको बड़ी कहानी लिखते नहीं आती है तो शॉर्ट कहानी लिखिएगा, है ना। अभी आपको यकीन नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे मतलब 10th क्लास के बच्चे टेलीफिल्म बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे टेलीफिल्म बनाने लगे, शॉर्ट फिल्म बनाने लगे, है ना। और उनकी शॉर्ट फिल्म इतनी चलती है कि वो बस वो छोटे बच्चे बचपन से फेमस हो जाते हैं, है ना। जैसे ढेर सारे कहानियों को, बेबस कहानी है एक, बेबस टेलीफिल्म उन बच्चों ने बनाई, और पता नहीं कितनी ढेर सारी है, अब याद नहीं आ रहे नाम उनके, तो जो बच्चों ने बनाई हुई है, पानी की गंभीर समस्या को लेकर भी उन बच्चों ने एक बनाई हुई थी। तो ऐसे टेलीफिल्मों का निर्माण आपके जरिए हो सकता है, लेकिन टेलीफिल्म ऐसे नहीं बनती है, उसके पीछे एक स्वतंत्र रूप से लिखने वाला सृजनकर्ता होना चाहिए, एक राइटर होना चाहिए। और आप लोग बहुत अच्छे राइटर हो, यह एहसास मुझे है, क्योंकि आप लोग बड़े अच्छे से सुन सकते हो, अच्छे से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। स्वाभाविक सी बात है कि आप लिख सकते हो। तो ये मोटिवेशंस आप लोगों में डाला है। और एक एक्टिविटी आप लोगों के जरिए हम लोग करना चाहते हैं, संडे एक्टिविटी, यदि आपकी इच्छा होती है तो। अब ये एक्टिविटी केवल आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो एसवाई और एफवाई के बच्चों के साथ ये बात नहीं कर पाए हैं, तो इस वीक में मतलब कल यह नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट संडे से यह एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। तो इस एक्टिविटी में आपको आपकी जो शॉर्ट कहानी है जो आपने लिखी हुई है उसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कविता हमारे बीच में जुड़ी है, तो शायद कविता का हाथ कविता में बहुत अच्छा चलता होगा, तो कविता अपनी कविता को प्रस्तुत कर सकती हैं। कोई अपना जो नृत्य है या जो पेशकश है जो आप करना चाहते हो, वीडियो भेज सकते हैं, कि जिस वीडियो को आप हमें पहले भेजिएगा तो हम उसे उस जूम मीट के आधार पर उस जगह पर शो आउट करेंगे। इससे होगा क्या, देखिएगा कि आपके जो सुप्त कलागुण है उसे विकसित कर पाएंगे। देखिए हमारी इस पर दीवार पर आपको ढेर सारे पेंटिंग्स दिखाई, वॉल पेंटिंग्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो इस पेंटिंग्स को भी आप लोग बना सकते हो, आपने ये परिष्कार किया हुआ है ये भी बता सकते हो। आप एक नया आविष्कार कर सकते हो कि मैम ये हमने एक साइंस के जरिए एक रिसर्च किया हुआ है, उसे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखते हैं कि आप में कितने हुनर हैं, क्योंकि दोस्तों यदि हमारा मैन्युअली कॉलेज चल पाता तो शायद आपके कलाओं से, आपके गुणों से, आपके रहन सहन से में आपके सारे गुण विकसित होते हुए दिखाई दे सकते थे, हम आपकी पहचान कर पा सकते थे। लेकिन अब पहचान का कोई मौका नहीं है बेटा। हो सकता है कि दीपावली के बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाए फिर से मैन्युअली रूप में, अब कुछ भी नहीं कह सकते, शासन पर ये सब डिपेंड करता है। तो मेरा ख्याल यह है कि हम यदि इसे एक्टिविटी करते हैं तो हम सब लोग साथ में रहेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में कुछ कार्य कर पाएंगे, आप भी सीखोगे हम भी सीखेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है बेटा कि हम बहुत उच्च स्तर के रहते हैं, तो जैसे कविता के बारे में हमने बता दिया कि कविता मैं नहीं लिख सकती, जो है वो वास्तविकता भी आनी चाहिए। और जब हम इन साहित्यकारों को देखते हैं, पढ़ते हैं, संतों के साहित्य को आत्मसात करते हैं, तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना आना चाहिए, ऐसा संतों का कहना है। तो हमारी गलतियां नहीं है, बट हमारी कमजोरी है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो जितने बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटीज में हासिल करना चाहते हैं, उन एक्टिविटीज में आना चाहते हैं, तो स्वागत है आप सभी लोगों का।
एक एक करके देखिए ना, मतलब हमसे छोटे बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छे एक्टिविटी में कितना अग्रसर रहते हैं, साहित्य का सृजन करने में हम लोग कितने माहिर होते हैं। आपको जो आता है, जो एक्टिविटी आती है, उस एक्टिविटी में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको यदि ऐसा होता है कि मैम हम लोग एक दिन डिबेट रखवाएंगे, वाद विवाद स्पर्धा रखवाएंगे, तो कोई बात नहीं, वो हम लोग रखेंगे। कथा कथन होता है, वो हम लोग कर सकते हैं। जो आपको आता है वो विषय के साथ हम लोग प्रस्तुत होंगे, बट इसके लिए मुझे आपका सहकार्य चाहिए, पूरा पूरा सहयोग चाहिए। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और आप हमारी क्लास के बड़े छात्र हो, क्योंकि एमए की क्लास में भी लगता है, लेकिन एमए हमारी ओर नहीं है, सर से बात नहीं हो पाई अभी तक। तो जैसे हमारी मुलाकात हो जाएगी, कल परसों में कॉलेज जाना है, तो उस समय में हम सर से बात करवाएंगे और उस समय से हम लोग एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग ये एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों में से मुझे लगता है कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, और उसमें से आपके हुनर से हम परिचित हो जाए, बस इतनी हमारी आशा है। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगा उसका, आप लोग चाहोगे तो ही वीडियो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, न ही वह रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, क्योंकि वो एक्टिविटी आपके लिए है, मेरे लिए है, हमारे लिए है, हम दोनों के लिए, छात्र और अध्यापक इन दोनों के बीच के लिए है। तो इन दोनों का मीडिया या माध्यम नहीं बन सकता, ध्यान में रखिएगा। हम दोनों का माध्यम केवल दिल होता है, दिल ही दिलों को जोड़ता है, दिल ही दिलों को बांध सकता है। और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप पूरी खरे उतरने का उसमें प्रयास करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान। अब देखिए कि कोई भी व्यक्ति बिना पुरस्कार का नहीं रह सकता। इतना बड़ा रचनाकार होता है, तो जितना बड़ा रचनाकार होता है ना, उतना बड़ा पारितोषिक, उतना बड़ा पुरस्कार का वो धनी होता है। अब देखिए, छोटी छोटी रचनाएं लिखने के बाद भी क्या उस उपन्यासकार को, क्या उस रचनाकार को अनेकानेक प्रकार के पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता होगा? निश्चित ही तौर पर। साहित्यकार रचना का निर्माण करता है, तो उसके समक्ष रचना से सामाजिक जीवन पर होने वाले प्रभाव और समाज से प्रशंसा का दिव्य स्वप्न होता है। सही तो बात है। यदि आपकी कोई समाज में प्रशंसा ही न करे, आपकी लेखन शैली को कोई मोटिवेट ही न करे, आपको कोई प्रेरित ही न करे, बस इसी यही तो प्रयोजन है बेटा हमारा, कि जब मेरे छात्र लिखते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके साथ हम बात नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे मिल नहीं पा रहे हैं, जिनसे मिलने की आशा है, जिनको देखने की आशा है, ललक है कि कब हम मिलेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से न तो हम जाते हैं, ड्यूटीज होती है अलग अलग तरीके की, लेकिन हम आपको बुला नहीं सकते हैं महाविद्यालय में। हम देखते हैं कि क्या यार ये वो बच्ची होगी, बच्चियां दिखाई देती है तो ध्यान में आता है कि क्या ये कविता होती, क्या ये विद्या है, बट नहीं, आप लोग नहीं होगे, यह रियलाइज हो जाता है और हम लोग आगे निकल जाते हैं। बहुत बार प्रयास किया कि यार ये अपनी हिंदी की तो बच्ची नहीं है, बट नहीं, ये नहीं हो सकती, ये तो हमारी आवाज को पहचानती। हम नहीं पहचानते आपको, लेकिन आप तो मैं पहचानती हो। मेरी बच्ची होती तो ये मैडम मैडम करके हमारे पीछे पीछे दौड़ते कि मैडम मैं विद्या हूँ, आपने मैं पहचाना नहीं। लेकिन बेटा ये भी बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि आप आते कॉलेज में और हम भी रहते तो आप हमारे पीछे नहीं दौड़ते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही पॉसिबल होता है, तो संडे की एक्टिविटी में मेरा प्रयोजन बस यही है कि आपकी की हुई रचना की हम प्रशंसा करें। और प्रशंसा करना मतलब आपको आगे बढ़ावा देना, आपको प्रेरित करना। और हमारा प्रयोजन बेटा वही है कि आपको बहुत अच्छा एक साहित्यकार बनाए। केवल हिंदी देखिएगा, हिंदी लेने का जो एंगल है, हिंदी की तरफ देखने का एंगल जो है ना, हर लोगों का बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ही डिफरेंट। मतलब इतना डिफरेंट होता है कि जिसकी हद नहीं होती है। लोग यूं कहते हैं कि हिंदी हिंदी क्या लिया, क्या है हिंदी विषय में, ऐसा कह देते हैं, मुंह पर कहते हैं। कौन से विषय के अध्यापक हो, कौन से विषय के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ही कहिए हो, हिंदी में, हिंदी में ये सब क्या है? तो देखिएगा अपने हिंदी में क्या नहीं है, हिंदी क्या नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले तो रोजगार निर्माण में सबसे बड़ा उपादान यदि किसी विषय का है तो वो हिंदी, और दूसरा कोई उपादान है ही नहीं।
तो रोजगार निर्माण का भी एक लेक्चर रखवाएंगे। आप लोगों की आशा है तो हिंदी एक्टिविटी के बीच में हम लोग रखवाएंगे। कोई अनुवाद कर सकता है, कोई ट्रांसलेशन कर सकते हो ना आप लोग, ट्रांसलेशन डिप्लोमा बिना किए भी हमारी मातृभाषा मराठी और हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हम लोग, आवाज हमारी बहुत मीठी है, तो हमारी आवाज के साथ साथ हम जुड़ सकते हैं, अनाउंसर बन सकते, बहुत अच्छा उद्घोषिका बन सकते, जैसे उषा शर्मा बनी है, आकाशवाणी की डॉक्टर उषा शर्मा, आप लोग देख सकते हो उन्हें, अभी वो पुणे चले गए। तो इस प्रकार से कहानियां लिख सकते हैं तो आप बहुत अच्छा राइटर बन सकते हो, है ना। आप यदि बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा एक्टर बन सकते हो। और इतना ही नहीं, तो आप यदि कहानीकार लिख सकते हो, केवल लिखते हैं, और राइटर के तौर पर आपको ढेर सारा पैसा आप अपने घर पर बैठकर इस्तेमाल कर सकते हो। बैंक में है, रेल में है, न जाने कितनी जगह पर आप हिंदी के रोजगार निर्माण में अपना योगदान साबित कर सकते हो। तो इसके लिए स्पेशल लेक्चर हमारा होगा, लेकिन उसके पूर्व उसका प्रयोजन क्या है यह हमने आपके सामने रखवा दिया। आशा करते हैं कि आप में से जितने बच्चे हैं उतने के उतने सारे बच्चे उस जगह पर जुड़े, तो ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी अत्यंत सौभाग्यशाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। वह रचना समाज के सामने प्रस्तुत की जाती है। शंकर पूर्ण तांबेकर जी के साहित्य में विषयों की विविधता, विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति दृष्टिगत होती है। कुछ विषय का एक कोना नहीं छोड़ा दोस्तों, हर विषय को छूने का प्रयास किया, हर विषय की विविधता को उन्होंने आत्मसात किया। लेकिन हमने इसके पूर्व भी आपको बताया कि कौए के जैसे काले यदि हम सब होते हैं, है ना, जैसे कौवा होता है ना, तो कौवे के जैसे यदि हम सारे लोग काले काले होते हैं तो क्या हम लोग बोर नहीं हो जाते? सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है बेटा, है ना। इस विश्व में पूरे लोगों की फिंगरप्रिंट्स अलग है, और ठीक उसी प्रकार हमारे सोचने की शक्ति भी हर एक व्यक्ति की डिफरेंट है। आप अलग तरीके से सोचते हो, हम अलग तरीके से सोचते हैं, तो बस इसी सोच को इकट्ठा करना है हमें, और इसी सोच को और इसी विविधता को, इसी विचार की सशक्त अभिव्यक्ति को शंकर पूर्ण तांबेकर जी के साहित्य में हम लोग देखते हैं। उनके साहित्य सृजन को सम्मानित करने का कार्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के द्वारा किया गया। सन 1976 को केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की ओर से हरियाली और कांटे उपन्यास के लिए अहिंदी भाषा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय दिल्ली में है, बहुत सुंदर है, आप लोग एक बार विजिट कीजिएगा, निश्चित ही तौर पर हम भी आपके साथ आएंगे। तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय को हम विजिट कर चुके हैं, बहुत सुंदरतम है। और देखिएगा कि जब उनके साथ हम लोग रहते हैं, इस खास तौर पर राजू जी है वहाँ पर, तो जब भी बात करते हैं तो इतने सुंदर ढंग से बात करते हैं कि बस ऐसा लगता है कि नहीं यार, इनको बस सुनते ही चले जाए, सुनते ही चले जाए। तो अनेकानेक प्रकार की निबंध प्रतियोगिता का भी वह आयोजन करते हैं। आपकी इच्छा होती है तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक पुस्तिका थी हमारे पास में, जब मैन्युअली हम लोग मिलेंगे ना तो उनकी वर्तनी के संदर्भ में एक किताब है जो हम आपको गिफ्ट के तौर पर देंगे, बहुत सुंदर है। मतलब आपको यकीन नहीं होगा, उसमें सारे अपने हिंदी के व्याकरण के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखित हैं। तो हिंदी भाषा साहित्य पुरस्कार भी उनको दिया गया, किस उपन्यास पर? हरियाली और कांटे, इस उपन्यास पर। और कब दिया गया? 1976 में। ध्यान में रखना है आपको, सन याद रखना है, कब दिया गया, कौन सी कृति पर दिया गया ये याद करना है, और कौन सा पुरस्कार दिया गया ये याद करना है। सन 1992 में महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी मुंबई ने मुक्तिबोध पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मतलब एक विशेष स्थान प्राप्त करवा देते हैं, एक विशिष्ट साहित्यकार के स्थान पर प्राप्त करवाते हैं, तो वैसा ही उन्हें मुक्तिबोध पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कब? 1992 में। और किसने दिया? महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी मुंबई ने। सन 2002 में पुरुषोत्तम न्यास दिल्ली भवन की ओर से व्यंग्यश्री पुरस्कार तथा सन 2005 में गुरुकुल सेवा प्रतिष्ठान पुणे इसका कला समाज सेवी संस्कृति पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही लातूर के वासुदेव राव होलकर प्रतिष्ठान द्वारा भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि पुरस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं हर व्यक्ति के लाइफ में, हर व्यक्ति के जीवन में। जो भी पुरस्कार के धनी होते हैं वो पुरस्कार लेने से पहले उन्होंने कुछ कार्य किया हुआ है, उसी के बाद उनको पुरस्कार मिलता है, ध्यान में रखिएगा। कई पुरस्कारों का स्वरूप केवल पैसे देकर होता है, लेकिन बड़े बड़े साहित्यकार
पैसों के धनी नहीं माने जाते हैं, बल्कि रचना कर्मी माने जाते हैं, साहित्य धर्मी माने जाते हैं। ये हमने देख लिया कि जिनका साहित्य सृजन करना ही उनका मूल धर्म है और वही उनका कर्म है। तो जिस प्रकार से एक मजदूर बिना सेवा करे, बिना सेवा किए हुए किसी मजदूरी को स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार और साहित्यकार बिना रचना को लिखे, बिना साहित्य का सृजन किए किसी पुरस्कार को कैसे स्वीकार कर सकता है। और ऐसा ही तो हुआ, जितने बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों ने अर्थ की प्राप्ति के लिए या अर्थ को देकर किसी स्वीकार करना, किसी पुरस्कार को स्वीकृत करना उनके धर्म के खिलाफ था। और यही है कि जो बड़ा साहित्यकार होता है, वो बड़ा साहित्यकार अपनी रचनाओं को लिखता है, अपने साहित्य का सृजन करता है, और अपने साहित्य का सृजन करते हुए वह अनेक प्रकार के पुरस्कारों का धनी बन जाता है। यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। उसके बाद में शंकर पूर्ण तांबेकर जी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, ये लास्ट हमारा अंतिम परिच्छेद है, उसे हम लोग नेक्स्ट तासिका में देखेंगे। इतना समझ में आया हो? अब आप लोगों की बारी। मुझे लगता है कि 4 मिनट बाकी है, तो 4 मिनट में अभी डिस्कशन आपका होगा। प्लीज, क्या आप लोग समझ गए इतना, और क्या क्या समझ में आया? थोड़ा सा फॉलोअप ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नामों के साथ बोला जाए क्या? विद्या जुड़ी है, कविता जुड़ी है, मंगला जुड़ी है, वैशाली है। उजाला नहीं आई क्या आज? उजाला नहीं है? हमारी आवाज को तो सुन रहे हो? है उजाला। उजाला जुड़ी है। उजाला मोबाइल कहीं पर रख दिया क्या आपने? ऐसा होता है अधिकतर कि जो लेक्चरर्स बोर करते हैं ना, उनका मोबाइल हम लोग साइड में रख देते हैं। होता है ना विद्या? नहीं मैम। कविता, उजाला क्या हुआ? उजाला कहाँ चली गए? उजाला, आपका उजाला देखना चाहते हैं बेटा? क्या क्या लिया आपने अब तक? नहीं मैं भी। हाँ, आप लोग आप जुड़े हो, ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल कहीं साइड पर रख दिया और हम अपना वर्कआउट कर रहे हैं। नो मैम। करते हैं क्या ऐसा आप हमारे लेक्चर में? होता है ऐसा? नहीं मैम। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा नहीं है सुनकर। क्या क्या लिया आपने अब तक? समझ में तो आया आपको कि ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग? अरे बाबा, क्लियर हो गया हो तो हाँ कहिएगा, नहीं हुआ है तो मना कर दीजिएगा। क्लियर तो होता है? हाँ मैम। यस मैम। हाँ। बट मैम हमें क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे? हाँ जी विद्या। यानी कि हमारी जो इंटरनल होगी वो कैसे होगी? और बेटा देखिएगा, अभी तक तो इंटरनल के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं है, और होगी भी तो हमारे ख्याल से आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से दी जाएगी। और गूगल फॉर्म कैसे होता है, आप लोग फिल किए हो क्या अभी तक? एक आध गूगल फॉर्म आपने फिल किया हुआ है? कोई एग्जाम दिए क्या आपने गूगल फॉर्म की? नहीं मैम। हाँ, तो देखिए कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। आपको रोल नंबर दिए गए हैं क्या, मुझे बताओ पहले। नहीं मैम। महाविद्यालय से आपको रोल नंबर भी अलॉटमेंट नहीं हुए? नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं मिले। ओके, ठीक है। तो देखिएगा, पहले तो आपको नाम होगा आपका उस जगह पर, है ना, और प्रश्न दिया जाएगा डॉक्टर शंकर पूर्ण तांबेकर जी की जन्म तिथि क्या है। ओके, और फिर उसके बाद में आप और ऑप्शंस दिए जाएंगे। ओके, और ऑप्शंस देने के बाद आपको जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक करना है, और मतलब आपको राइटिंग कुछ भी नहीं करनी, करना है।
कुछ भी राइटिंग करनी। ठीक है, हम आज है ना आपको एक गूगल क्लासरूम, आपके गूगल फॉर्म के माध्यम से एक टेस्ट ले लेते हैं आपकी, है ना? तो उस टेस्ट से आपको पता चल ठीक है। जाएगा कि टेस्ट कैसे ली जाती है। हो सकता है कि ये प्रारूप वैसा भी हो, किस रूप से लेते हैं मुझे पता नहीं, अभी तक तो कोई चर्चा भी नहीं है और कोई गाइडेंस भी हम लोगों को नहीं दिया गया है। लेकिन हो सकता है बेटा कि ऐसी हमारी गूगल फॉर्म के माध्यम से आपकी इंटरनल एग्जाम भी होगी, ठीक है? आज हम लोग चर्चा कर लेंगे सर से और दूसरे जो सीनियर्स लोग हैं उनसे भी। तो जो भी क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और कोई सवाल है बेटा आपको? बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसे ही आप लोग बात करते जाइएगा, अदरवाइज हम एक तरफा लेक्चर चलते हैं और लेक्चर्स के बाद कंप्लीट हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? बीच बीच में आप लोगों का भी बोलना महत्वपूर्ण होता है। यात्रा साहित्य का लेक्चर्स आज लेना है, आपकी इच्छा है?